गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बोथ? ऑडियो वीडियो बोथ क्लियर? प्लीज टाइप AV इफ ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। कोई है क्या? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। फिर पता नहीं क्या हो रहा है यार। क्यों तुमको आवाज ही नहीं आ रही है? सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सब चैट डिसेबल, चैट डिसेबल है, चैट डिसेबल, चैट डिसेबल है। भाई आपने इसको ये स्टार्ट वीडियो में इसको केवल चैट में रहेगा। उल्टा कर दो चैट वीडियो पर। अच्छा अच्छा, ये पोस्टन जरूरी है सब डालना है। हो गया ना? ओके गॉट इट, चलो बढ़िया। भाई मैं बोलूं यार क्या हो गया? अपनी शानदार जनता जो इतना तगड़ा रिस्पांस करती है वो रिस्पांस ही नहीं दे, क्या हो गया ऐसा? आई थॉट कि मतलब देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम, है कि नहीं? वेरी गुड। चलें, तो बताएं पिछली मुलाकात में कहाँ तक बात हुई थी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जनता, गुड मॉर्निंग। आए देखिए बताएं, तो पिछली मुलाकात में कहाँ तक बातें हुई थी, बता पाएंगे क्या मुझे? पिछली मुलाकात में कहाँ तक बातें हुई थी अपनी? कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ जीआई खत्म कर दिया था या चल रहा था? अच्छा, मतलब कैलकुलेशन खत्म कर दिया है। अच्छा सीधे ऑप्टिकल? नहीं नहीं, पहले ऑप्टिकल से पहले अपन पढ़ेंगे पहले कन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बताया था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई? हाँ ये बचा हुआ है, एक देखते हैं। चले ये बाकी है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई। चले तो लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, देखें, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें जाननी चाहिए वो होती है स्टेबिलिटी। समझते हैं खेल को स्टेबिलिटी की। अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में देखें अपन तो जनरली क्या होता है, जो सिस आइसोमर है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस आइसोमर। हमेशा ऐसा नहीं होता, पर जनरली ये टर्म लिखा जाता है जनरली। जनरली का मतलब है कि मोस्टली, सामान्यतः ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। जनरली सिस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर। आरा मामला समझते हैं खेल को, कैसा कैसे देखें। चले एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो आप जानते हैं
कि अगर मैं सिस और ट्रांस दो फॉर्म ड्रॉ करता हूं तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन। आपको मुझे बताना है कि जो ड्रॉ कर रहा हूं वो कौन सा फॉर्म है, सिस है या ट्रांस है। बताइए क्या है, सिस या ट्रांस, बताएं मुझे ये क्या है, सिस या ट्रांस। वेरी गुड, जो पहला वाला है वो सिस है, शानदार, बहुत अच्छी, सबका आंसर एकदम परफेक्टली परफेक्ट। ठीक है, ये सिस आइसोमर है, हम कह सकते हैं कि ये सिस आइसोमर है। हमने कैसे चेक किया, कॉमन वैलेंसी के बेस पे। यहाँ पर जो कॉमन वैलेंसी है वो कहाँ है, सेम साइड है। अच्छा सेम साइड है वो कैसे पता करने को, अपन दोनों को मैच कर दिया, मिलाने पर डबल बॉन्ड कटा क्या, नहीं कटा, इसका मतलब कहाँ है वो, सेम साइड पर है। वैसे अगर यहाँ देखते हैं नेक्स्ट केस में ट्रांस की बात की जाए, तो इस केस में जो बोथ सेम ग्रुप है CH3 एंड CH3, वो कहाँ आएंगे, अपोजिट साइड पर आएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। ये बनने वाला है ट्रांस आइसोमर। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। अगर ध्यान से देखा जाए, स्टेबिलिटी समझते हैं अपन, तो मामला क्या बनने वाला है कि इस केस में देखा जाए, पहले केस में तो यहाँ पर देखें अपन ध्यान से, तो बोथ CH3, ये भी CH3 है, ये भी CH3, दोनों कैसे हैं, बल्कि, कैसे बेटा, बल्कि। CH3 इज द लार्जर ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बड़े ग्रुप है, समझते हैं कहानी के फॉर्म में। दो बड़े ग्रुप आमने सामने आएंगे तो आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन, इस तरह रिपल्सन। और उस रिपल्सन से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सिस और ट्रांस में बेटर क्या होगा, ट्रांस बेहतर होगा, है कि नहीं, ऐसा। मान लो, ऐसा माना आपको कि ये बल्कि है, ये बल्कि है, आपस में क्या होगा, टन 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 टन, बोलो रिपल्सन, हाँ कि ना, एक से एक बड़े बड़े बर्तन आएंगे, टकराएंगे तो आवाजें आएंगी, हाँ कि ना। एक ही मोहल्ले में दो बड़े बड़े डॉन हैं, ये भी डॉन है, ये भी डॉन है, अगर सेम मोहल्ले में आमने सामने आएंगे, खून खराबा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, तो मोहल्ला कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। सेम केस यहाँ देखते हैं अगले केस में। यहाँ पर ये जो डॉन डॉन है वो कहाँ है, अलग अलग मोहल्ले में, ये दूसरे मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में। कोई सामना होगा, सामना नहीं होगा, सामना कम होगा। अगर सामना ही नहीं होगा तो लड़ाइयाँ नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो मोहल्ला कैसा रहेगा, स्टेबल रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, जनरली देखा, जनरली इसका मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा कि जब सिस और ट्रांस में उल्टा खेल देखने को मिले। और वो कब होता है, देखते समझते हैं इसको, देखिए। जैसे कि मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से। यहाँ लेता हूँ COOH और यहाँ भी लेता हूँ COOH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इस तरीके से। वैसे ही अपने देख सकते हैं क्या, C, ऐसा, इस तरीके से, लाइक दिस, कि यहाँ पर लिया COOH, इसमें यहाँ पर लिया COOH, और ये अपोजिट। इनका नाम कोई जानता है क्या, कोई सूरमा या सूरवीर जो इन कंपाउंड का नाम बता पाए मुझे, इस कंपाउंड का नाम कोई बता दे, ऐसा कोई सूरमा या सूरवीर है क्या आपके पास, बताएं। कोई है सूरमा या सूरवीर जो इस कंपाउंड का नाम बता दे, यस और नो, हाँ बताएं, क्या नाम होगा। तीनों जी अपने यस कहा है, बताएं क्या नाम होगा इसका। अरे 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 ऐसा नहीं, कॉमन नेम, कॉमन नेम। कॉमनली क्या बोला जाता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है, लाइक होता है ना एसीटोन, ऐसा कुछ। IBC आप कर पाएंगे, आई नो दैट, इतना भरोसा है आपको, आई नो दैट कि आपको मैंने सिखाया है, आप IBC बहुत अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्टली परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं IBC में। ठीक है, ये बताएं आप मुझे कि कॉमनली पता है क्या नाम बोलता था। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए। ये हमारा क्या है, मैलेइक एसिड, इसका नाम है मैलेइक एसिड, और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। नाम बताने का मकसद ये है कि कभी कभी आपको टेस्ट वगैरह में ये चीज नाम से पूछी जाएगी कि मैलिक और फ्यूमेरिक आपस में कौन से आइसोमर हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे, जो पहला आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये पहला आपने जो बना रखा है यहाँ पर, इस केस में जो पहला मॉलिक्यूल ये कैसा है, किस फॉर्म में है, सिस या ट्रांस। जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर किस फॉर्म में, सिस या ट्रांस, किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में, ऑब्वियस सी बात है कि सेम वैलेंसीज कहाँ है, सेम साइड, सेम वैलेंसी कहाँ है, सेम साइड, तो ये बन जाएगा सिस फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सिस आइसोमर है। और इसकी बात कीजिए सेकंड वाले की, ये कैसा है, सेकंड वाला कैसा भैया, बताएं। सेकंड वाला कैसा है, ट्रांस आइसोमर, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सेम ग्रुप कहाँ चले गए, अपोजिट साइड, तो क्या बन जाएगा, ट्रांस आइसोमर, सॉरी सो सॉरी, ये बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है भैया, ऐसा, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर।
तो एक सिस आइसोमर है, एक ट्रांस आइसोमर है। अब दोनों की बात कर लेते हैं। और सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, आप बता पाएंगे? सिस और ट्रांस को आपस में कौन सा आइसोमर बोला जाता है? कौन सा आइसोमरिज्म? सिस और ट्रांस में आपस में कौन सी आइसोमरिज्म होती है, बता पाएंगे क्या? बताएं, सिस और ट्रांस में कौन सी आइसोमरिज्म, बताएं मुझे, बता पाएंगे क्या? जी आई, ऑब्वियस सी बात है। क्या बन जाएंगे? जियोमेट्रिक आइसोमर्स। ये पूछा जाएगा कि मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो आपस में कौन से आइसोमर होते हैं। ठीक है भैया, चलें। अब यार बाद में पूछा जाता है कि मेलिक सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ऐसा। ठीक है, तो उसे अपन देखते हैं कि हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा सिस फॉर्म है और कौन सा ट्रांस फॉर्म है। इसके लिए एक शानदार जुगाड़ है अपने पास। जुगाड़ कहता है कि मेलेक मिलकर खाते हैं फिर जाते हैं, मतलब मिलकर खाना खाएंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो क्या कहूंगा? मिलकर खाते हैं और फिर जाते हैं। तो मिलकर कब खाएंगे? जब दोनों सेम साइड पर होंगे, है कि नहीं? दोनों सेम साइड पर होंगे, सिस के फॉर्म में होंगे, तो मिलकर खाएंगे। भाई लोगों को अगर मिलकर खाना है तो एक साथ बैठना पड़ेगा, एक ही तरफ, सेम ग्रुप सेम साइड, मिलकर खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। आ रहा मामला? तो मिलकर खाते हैं फिर जाते हैं, ये ट्रिक आपकी कॉपी में लिख लेना, है ना? कॉपी में याद रहने काम आएगा। मिलकर खाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, तो अपने अपने घर चले जाएंगे। जब अपने अपने घर जाएंगे फिर जाते हैं, तो फिर जाएंगे तो मतलब क्या होगा? फ्यूमेरिक ट्रांसफॉर्म। मिलकर खाएंगे, मिल मलेइक, आ रहा मामला? तो मिलकर खाएंगे, साथ में रहेंगे, ऐसा, इस तरीके से। तो इसे अपन कर पाएंगे आराम से, इजीली। ठीक है भाई, चले, ये मामला है। चले आगे बढ़ाते हैं इस खेल को। ऐसा तो सिस और ट्रांस भी बन जाएंगे जी। अब बात आती है यहाँ पर, सिस और ट्रांस बेहतर कौन सा होगा? सिस फॉर्म बेहतर होगा, बिकॉज यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंट्रा एज बॉन्डिंग देखने को मिलती है। उस इंट्रा एज बॉन्डिंग के कारण सिस फॉर्म बेहतर हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रांस फॉर्म। इसके अपने देखा था जनरली, हमेशा नहीं होता, जनरली आ रहा मामला ऐसा। तो सिस और ट्रांस में इस केस में क्या बेहतर हो जाएगा? सिस और ट्रांस में सिस बेटर हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए अपन ने लिखा था कि सिस और ट्रांस में जनरली क्या होता है? जनरली होता है जो चीजें, जनरली, हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं हो पाएगा, बिकॉज चीजें उलट जाएंगी, इस केस में उलट रही है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मतलब स्टेबिलिटी। नंबर 2 इज बॉइलिंग पॉइंट या डाइपोल मोमेंट लेते हैं। नंबर 2 इज डाइपोल मोमेंट। नंबर 2 इज डाइपोल मोमेंट। समझते हैं खेल को, डाइपोल मोमेंट कैसे होता है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट पढ़ा है? पढ़ा है ना भैया? पढ़ा है क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है क्या? से यस और नो? बिल्कुल पढ़ा है। तो आपको आइडिया होगा डाइपोल मोमेंट का। आप मुझे बता पाएंगे, अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, अगर डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो आप मुझे आराम से ये बात बता पाएंगे कि भाई डाइपोल मोमेंट किस काम आता है? डाइपोल मोमेंट किस काम आता है? डाइपोल मोमेंट से आप क्या समझते हैं, क्या निकालते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं? बताओ यारो। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। रोटेशन निकालते हैं ना? ना ना रोटेशन नहीं होता, रोटेशन नहीं निकालते। डाइपोल मोमेंट से रोटेशन कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं नहीं। चले को बात नहीं, मैं बताता हूँ, आप भूल गए शायद, वीक होगी, देखे जा सकते। अब बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी। क्या होता है? पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट इज फॉर पोलैरिटी। मतलब किसी भी कंपाउंड में कितनी पोलैरिटी, कितना भी आयनिक का करेक्टर प्रेजेंट है, ये बात आप डाइपोल मोमेंट से करते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है भैया, दो चीजें आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, एक पढ़ा होगा पोलराइजेशन और एक पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि किसी कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, डाइपोल मोमेंट से करता है आइडेंटिफाई। वैसे ही किसी आयनिक कंपाउंड में कितना कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये निकालते हैं किससे? पोलराइजेशन के बेस पे। हमने दो टर्म पढ़ रखे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पोलराइजेशन भी और डाइपोल मोमेंट भी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट है नाप, इसकी किसकी नाप है? क्या नापते हैं अपन इससे? पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, कौन सा मॉलिक्यूल में? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, ये बात हम नापते हैं किससे? डाइपोल मोमेंट से। ठीक है भैया, ऐसा ये बताएगा हमें पोलैरिटी के बारे में। ठीक है, चलिए देखें। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल की बात की जाए तो सिस का जनरली 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 सिस आइसोमर का ज्यादा होता है। सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। ठीक है भैया, ऐसा क्यों? समझते हैं, आए देखें। आपको आइडिया होगा, ऐसे मैं आता हूँ, मान लो वेक्टर सम। आपको कुछ आता है क्या, मतलब याद है क्या ये
कि अगर देखा जाए वेक्टर सम के बारे में बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वेक्टर सम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंट्री हो रही है। जहाँ दिक्कत हो बताना, मैं उसके अंदर एंटर कर जाऊंगा, आपने दोनों आती कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको लगे कि दिक्कत आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बताना, मैं वहां पर इनऑर्गेनिक में एंटर कर जाऊंगा। ठीक है भाई, ऐसा ये इस तरीके से। तो आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट निकालते हैं अपन दो टाइप के मॉलिक्यूल का, एक होता है डाइएटॉमिक, एक होता है पॉलीएटॉमिक। डाई एटॉमिक में डेल्टा ईएन से निकालते हैं आप, डाई एटॉमिक में डेल्टा ईएन से निकालते हैं आप, याद ने पढ़ा है। और पॉली एटॉमिक में आप लगाते हैं वेक्टर सम, याद है क्या? डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपने वेक्टर सम का इस्तेमाल किया है कभी बचपन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है क्या? बाप रे बाप, कमेंट बॉक्स में इतना सन्नाटा। अरे इनऑर्गेनिक कुछ आता है कि नहीं आता? याद नहीं है सर? ओ भाई साहब, साफ मना कर दिया गया है, साफ इनकार कर दिया नेगी साहब ने तो। नहीं हमें कुछ याद नहीं है, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हाँ, और देखो, चलो देखते हैं। दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल, एक होता है आपको डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में निकालना होता है तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल करते हैं? उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं डेल्टा ईएन का, कि डेल्टा ईएन जितना ज्यादा हो, लाइक एच एफ हो गया, एच सी एल हो गया, तो इस केस में एच एफ का डाइपोल होने ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा ईएन ज्यादा आएगी। एच की ईएन कितनी होती है 2.1, एफ की होती है 4.0, यहाँ देखें तो इसकी कितनी होती है 2.1, सीएल की होती है 3.0, तो डेल्टा ईएन देखा जाए ज्यादा किसका है? इसका। इस वजह से मगर कब आया ये? डाई एटॉमिक में, एक एच था एक एफ था, दोनों कैसे थे? दो ही एटम है, तो डाई एटॉमिक में आप लगाते हैं डेल्टा ईएन, डेल्टा ईएन। पर पॉली एटॉमिक में आप लगाते हैं वेक्टर सम। लाइक आपसे CCl4 से पूछूं मैं कि CCl4 में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आपको वेक्टर सम लगाना पड़ता है। इसका आंसर 0 आएगा। कैसे देखना, कार्बन के कंपैरिजन में Cl की ईएन ज्यादा होती है। अच्छा, डायरेक्शन याद है क्या डाइपोल मोमेंट की? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? लेस ईएन से मोर ईएन, ऑलवेज। तो कार्बन की ईएन क्या है? कम है, और Cl की ईएन ज्यादा है, ये विड्रॉ करेगा इस ऐसा, यहाँ का ऐसा, यहाँ ऐसा, और ये ऐसा। आप जानते हैं कि sp3 जब बनता होता है तो sp3 का हर एंगल बराबर होता है, तो सेम एंगल पर चार फोर्स अपोजिट काम कर रहे हो तो नेट वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो वही चीज है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0 आ जाएगा, सन्नाटा आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई, ऐसा। तो ये था मामला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपने वेक्टर सम लगाया था पॉलीएटॉमिक में, और डाई एटॉमिक हमने लगाया था क्या? डेल्टा ईएन। तो यहाँ पर हमारे सामने जो मॉलिक्यूल है वो कैसे हैं? पॉलीएटॉमिक, यहाँ पर खूब सारे एटम्स प्रेजेंट। तो आओ लगाते हैं वेक्टर सम। आपको एक चीज और बताता हूँ आपको, है ना, आपको ये पता नहीं, पता नहीं होगा फिर तो। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर, क्या आपको आइडिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर ईएन के साथ क्या होता है? ईएन बढ़ेगी या घटेगी? परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर ईएन बढ़ती है या घटती है? ओ भाई साहब, एकदम उल्टा बता रहे हो आप, तो घटेगी बोल रहे हैं। परसेंटेज एस बढ़ने पर ईएन बढ़ती बेटा, देखे ध्यान से देखें। एस करेक्टर क्या होता है? एस करेक्टर बढ़ने पर ईएन बढ़ती है दादा, ईएन बढ़ती है। कंसेप्ट एकदम खत्म है आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखें, परसेंटेज एस बढ़ने पर ईएन बढ़ती है। देखें कैसे, बता रहा हूँ आपको मैं। सपोज करो आपके पास क्या है, एक है sp3 कार्बन, एक है आपके पास sp2 कार्बन, और एक है आपके पास sp कार्बन। अगर sp3 कार्बन की बात की जाए तो उस केस में जो ईएन आता है, और sp2 में आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर sp3 की बात करें तो sp3 के केस में जो ईएन आता होता है वो होता है 2.5 कार्बन की। sp2 कार्बन की होती है 2.75, और sp की होती है 3.25। अच्छा, ये sp3 से sp की तरफ जाने पर परसेंटेज एस बढ़ रहा है घट रहा है? परसेंटेज एस बढ़ रहा है घट रहा है? ये समझ में आता कि नहीं आता? ये समझ में आता कि नहीं आता? हाँ, थैंक गॉड, ये आता है। राकेश ने सही बताया। बाकी लोग, बाकी रिस्पॉन्स करें कि यहाँ से यहाँ परसेंटेज एस घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? ठीक है, निकिता को आता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बाकी रिस्पॉन्स करें भाई। अगर नहीं अगर बताऊंगा ना मैं, आप बताएं। नहीं अगर मैं यहाँ पे घुसेंगे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अपने को आती है, कोई टेंशन नहीं, चिंता मत करो। लोग नहीं बोल रहे, मतलब बताना पड़ेगा। देखिए भाई, देखिए, परसेंटेज एस यहाँ पर क्या हो रही है, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है देखें, आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज एस? कि पहले sp3 था, मतलब सब मिला के कितने लोग थे? एक एस और तीन पी, चार लोग थे। चार लोग थे और कितना एस था? एक एस था। जब चार लोग में एक चीज को बांटना है तो कितना परसेंट मिलेगा? चार लोगों में एक चीज बांटी जाएगी, कितना परसेंट मिलेगा? कितना परसेंट?
4 लोगों में एक चीज बांट रहे हो, थैंक गॉड, ये आता है, मैथ्स आती है, शानदार, ये अच्छी बात है। 25% मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, 100% है। 100% चीज को 4 लोगों में बांटोगे कितना मिलेगा? 25%। तो sp3 कवर में कितना आएगा? 25% एस करेक्टर है यहाँ पे। बताओ, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बताओ sp2 में कितना आना चाहिए था? sp2 में कितने लोग हैं? sp2 में कितने लोग हैं भैया? हाँ, 3 लोगों हैं, बटर तो 33.3 एकदम शाबाश, बहुत अच्छे, 33 मान लेता हूँ मैं लमसम, 33%। और एसपी में कितना आएगा? एसपी में आएगा 50%, बहुत शानदार, बिकॉज एस और पी दो लोग हैं, आधा आधा मिल जाएगा, 50%। तो परसेंटेज एस का बढ़ रहा है, चिंता मत करो, आपको एक प्रो में लिखाऊंगा, जीओसी में चीज दोबारा आएगी, वहां पर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक है भैया? ऐसा इसलिए बस हल्का से जान लो। तो परसेंटेज एस बढ़ रहा है, और परसेंटेज एस देखो, यहाँ पर परसेंटेज एस बढ़ने पर यहाँ पर देखो ईएनबी क्या हो रही है? ईएनबी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो परसेंटेज एस के बढ़ने पर ईएन क्या होती है? बढ़ती है ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़ती है ईएन। परसेंटेज एस के बढ़ने पर ईएन क्या होती है? बढ़ती है। आ रहा है मामला? अब गलती मत करना है वाला, आज के बाद याद रखें, परसेंटेज एस बढ़ने पर ईएन क्या होती है? बढ़ती है। देखो ना आप, sp3 से sp2, sp2 से sp हुआ, तो ईएन क्या हो रही है? बढ़ रही है। 2.5 से कितना हो गया? 2.75, कितना? 3.25। चलिए अब लगाते हैं अपन यहाँ पर वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या बोलता है? जब लगाते हैं वेक्टर सम, क्या करते हैं अपन? हमेशा लेस ईएन से कहाँ जाते हैं? लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ होता है डाइपोल का डायरेक्शन। ये भी आपने इनॉमी में पढ़ रखा होगा। अब देखें यहाँ पर, ये हमारा sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, और ये कैसा? sp3। तो sp2 कार्बन से कहाँ जाएगा? sp3 की तरफ, या sp3 से sp2 की तरफ। यहाँ पर कौन करेगा विड्रॉ? भाई इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जिसकी ईएन ज्यादा हो या कम हो, ये पता है क्या? इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करता है? जिसकी ईएन ज्यादा हो या कम हो? जिसकी ईएन ज्यादा हो, जिसकी ईएन ज्यादा। ईएन का मतलब क्या होता है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज व्हाट? ईएन। इसका मतलब अब बताएं कि ये sp2 वाला है, ये sp3 वाला है, तो ईएन ज्यादा किसकी होती है? sp2 या sp3? आप तो बताएं, sp2 या sp3 ज्यादा किसकी होती है? sp2, p2 या p3? ऑब्वियस बात है sp2 की। मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां होगा? sp2 से sp3 या sp3 से sp2? बताओ, sp3 से sp2 या sp2 से sp3? 3 से 2 की तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लो वही डायरेक्शन फ्लो कर रहा हूँ, ये 3 से कहा जाएगा 2 की तरफ, ऐसा। यहाँ भी कैसा आएगा? ऐसे ही आएगा। देखो दोनों का एरो कहाँ जा रहा है? सेम साइड पे जा रहा है। बगल में ड्रॉ करते हैं अगेन, यहाँ पर ये sp3 है और ये sp2 है, तो जानते हैं कि लेस से कहा जाएगा मोर है, तो इस केस में डायरेक्शन कहाँ होगी? ऐसी होगी। यहाँ भी क्या, ये sp3 और ये कैसा है? sp2, तो sp3 से sp2 लो, ऐसा आएगा। बताओ इन केस में, इस केस में दोनों एरो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये आपस में कैंसिल हो, ऐसे बन रहा है एरो, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। बिकॉज सेम बॉन्ड भी तो है, सेम टाइप का बॉन्ड भी है, CCS3 है कि नहीं? सेम बॉन्ड भी है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ट्रांस का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। ये है मामला, ये सब कचरा नीचे, बस इतना बताना था मेरे को। ये नीचे कचरा किया आपके समझने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इनॉर्गेनिक आपको स्ट्रांग होती तो काम से बन जाता, पर नहीं है, इसलिए यहाँ घुस रहे हैं ना भैया, ऐसा। तो नीचे कैसा छापना मत, बस ऊपर का मामला काम का ऐसा। और यहाँ पर देखो दोनों एरो कहाँ है? सेम साइड पर, मतलब जुड़ रहे हैं, एडिटिव है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में डाइपोल में क्या होगा? जीरो की नॉन जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो की नॉन इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इस केस में डाइपोल में जुड़ने वाले हैं। एक की एरो ऐसे आ रही है, दूसरे की एरो कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है। मतलब कुछ एंगल पर कुछ तो काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ऐसा है कि नहीं? ऐसा तो नॉन जीरो हो जाएगी। तो बताओ डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका आया? सिस का या ट्रांस का? सिस का या ट्रांस का? डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका आया? सिस का या ट्रांस का? सिस का आया, ऑब्वियस सी बात है, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। इन जनरल हमेशा ऐसा नहीं होगा, कब नहीं होगा समझते, इस को आए देखें। चलें, तो एक केस देखते हैं, और एक एग्जांपल और ड्रॉ करता हूं, एग्जांपल नंबर 2 ड्रॉ करता हूं, देखें इस केस में आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ लिया CH3, यहाँ लिया Cl, यहाँ लिया H, यहाँ लिया H, इसमें बोथ H सेम साइड ले लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ CH3 और यहाँ लिया Cl। अब आप देखते हैं, बताना। चले भाई, अब आपको एक चीज सिखा रखी है कि sp3 और sp2 में ईएन ज्यादा होती है sp2 की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? sp3 से sp2 की ओर। और वही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की फ्लो ही क्या होती है? डाइपोल की डायरेक्शन होती है। तो इस केस में यहाँ पर जो डाइपोल है वो कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, कुछ ऐसा, हाँ कि ना? ऐसा आएगा।
वहीं बताएं मुझे कि यहाँ बताइए कार्बन है sp2 और Cl, क्लोरीन और sp2 कार्बन में EN ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन और sp2 कार्बन में EN ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन और sp2 कार्बन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। उसकी होती है 3 और sp2 की कितनी थी? 2.75 थी। मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? ऐसे फ्लो करेगा। अब बताओ दोनों एरो कहां बन रहे हैं? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? सेम की अपोजिट, सेम की अपोजिट, सेम की अपोजिट, सेम। मतलब एकदम क्या है आपस में एडिटिव, आपस में दोनों एरो जुड़ रहे हैं। यहां देखते हैं अगले खेल में, इस केस में देखा जाए कि CH3 से कार्बन की तरफ, बताओ कहां से कहां बनेगा? CH3 से कार्बन की, कार्बन से CH3, मतलब ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर, मतलब कहां बनेगा? नीचे या ऊपर? बताओ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे है कि नहीं? ऊपर से नीचे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा बनने वाला है इस केस में। और यहां पर भी कैसे बनेगा? कार्बन से Cl कि Cl से कार्बन, C से Cl कि Cl से C? वेरी गुड, सही बात है, कार्बन से Cl, बिकॉज Cl ज्यादा है। बताओ इस केस में दोनों एरो सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं क्या? इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं क्या? नहीं बन रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? सब्सट्रैक्टिव हो जाएंगे। ये एडिटिव, ये कैसा? सब्सट्रैक्टिव। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका आएगा? इस केस में ज्यादा किसका आएगा? सिस का या ट्रांस का? इस केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका आएगा? सिस का या ट्रांस का? ऑब्वियस सी बात है, इस केस में ज्यादा किसका आएगा? ट्रांस का ज्यादा जाएगा। बिकॉज ट्रांस कौन सा? ये H और ये H सेम ग्रुप के बेस पे क्या बन जाएगा? ये ट्रांस। और ट्रांस में ऐड हो रहा है, और ये कैसा था? सिस। सिस में क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इस तरीके से। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस का ज्यादा होने वाला है इस केस में। इसीलिए अपन ने कहा था कि इन जनरल ऐसा होता है, पर हमेशा ऐसा होने वाला नहीं। इन जनरल होता है भाई, जनरल इसका इससे ज्यादा होता है, पर हमेशा ऐसा होने वाला नहीं है। ये मामला होता है इसका, बता रही है क्या? ऐसा। तो ये खेल यहाँ पे हम खेलते हैं इस तरीके से। तो अब आई थिंक आपको मामला आया होगा, डाइपोल मोमेंट का थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी, थोड़ा सा आपको फायदा होगा इसका भी, ठीक है नहीं? चले, ये बनता है खेल इस तरीके से। पर एग्जाम में इतना कुछ करेंगे क्या? नहीं, एग्जाम के लिए अपन एक जहर बनाएंगे, उस जहर का इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं? आओ करते खेल जहरी रहा। देखिए आसान करता हूँ इसको। देखो भैया, होता क्या है खेल, अगर सेम नेचर के दो लोग मिलेंगे, सेम नेचर के दो लोग मिलेंगे तो सिस ज्यादा, सेम नेचर, सेम नेचर में सिस ज्यादा ट्रांस है, और अपोजिट नेचर तो ट्रांस ज्यादा सिस से। ये एक ट्रिक है, खेल खत्म, दैट्स इट, पैसा खत्म। मैं चाहता तो डायरेक्टली इतना कर सकता था, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए अंदर घुसा था। देखे कैसे, मतलब क्या है इसका? देखिए पहले केस में, इस केस में सिस का किल ज्यादा आया था, इस केस में सिस ज्यादा आया था एज कंपेयर टू ट्रांस, और सिस ज्यादा आया था ट्रांस से। मगर कब आया था? जब इस केस में देखो बोला, ये sp2 कार्बन है ना, ये CH3 यहाँ भी दे रहा था और यहाँ भी दे रहा था। दोनों CH3 कैसे थे? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, देने वाले, देने वाले। दोनों सिस्टम इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। जब बोथ दे रहे थे तो क्या था? जब बोथ डोनेटिंग तो सिस आ गई, है कि नहीं? तो बोथ डोनेटिंग है, मतलब दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। वैसे अगर देखें नेक्स्ट में, यहाँ पर क्या था? एक आपका डोनेटिंग, ये दे रहा है सिस्टम में, टी फॉर डोनेटिंग, और ये क्या है? विड्रॉइंग है, ये विड्रॉ कर रहा है, Cl ले रहा है। CH3 दे रहा है, Cl ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। दो अलग अलग नेचर, एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग, एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग। जब ऐसा होगा कि दो अलग अलग नेचर के लोग आएंगे, तो उस केस में ट्रांस का आगे हो गया सिस से। आराम मामला, खेल खत्म, ऐसी की तैसी, आसान कर दिया मामला। ठीक है भैया, अब आपको बस ये देखना है कि सेम नेचर के दो लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिस ज्यादा ट्रांस से। दो अपोजिट नेचर के लोग दिख रहे हैं, मतलब क्या होगा? ट्रांस ज्यादा सिस से। ऐसे के जैसे खेल खत्म, आराम मामला ऐसा। तो ऐसे अपना आसान कर लेंगे। एग्जाम में इतना एरो फेरो बनेगा नहीं, एग्जाम में इतना एरो बनता नहीं है, इतना दबाव होता है कि आप कर नहीं पाते सब एरो से। ये एक शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और खेल खत्म करें। जिंदाबाद, आया मामला ऐसा। ठीक है भैया, चले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी। अरे आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कुछ दिख नहीं रहा भैया, अरे आया कि नहीं आया? अंगूठा बड़ा कुछ दिखाओ भैया, मामला आ रहा है क्या? बोलो यारो। गुड, शाबाश, एकदम, हाँ अब ठीक लग रहा है भाई, यस क्रिस्टल क्लियर, शाबाश, ग्रेट, बहुत अच्छी, अब ठीक लग रहा है। ऐसा होता है कि इसे थोड़ा सा आसान करते हैं, है कि नहीं? ऐसा आसान करना जरूरी होता है, पता है मुझे, वरना दिक्कत होती है, वरना फिर आप बाद में फिर भूल जाएंगे। जब आयुषी भूल गए, तब उसी भूल जाएंगे। आसान कर दिया,
सेम नेचर सिस आगे, अपोजिट नेचर ट्रांस आगे, खेल खत्म। 2 लाइन आसान, खत्म खेल। डाइपोल मोमेंट बैग में। अगला देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आपने पढ़ा होगा एक लाइन, लाइक डिजॉल्व लाइक, पढ़ा है क्या बचपन में? लाइक डिजॉल्व लाइक, कि जो जैसा वो वैसा को डिजॉल्व करता है। एकदम सही बात है, वेरी गुड। चले तो देखते हैं। अभी आपने पढ़ा था भैया कि बताना, जैसे मान लो आप घर जाते हैं, मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला और उसे डिजॉल्व कर दिया। नमक घुलता है कि नहीं घुलता? पानी में नमक घुल जाता है क्या? कंप्लीटली, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, नमक का नेचर कैसा होता है? आयनिक कोवेलेंट। नमक का नेचर कैसा होता है? आयनिक कोवेलेंट। बताओ यार, नमक का नेचर कैसा होता है? आयनिक कोवेलेंट, आयनिक होता है, जाहिर सी बात है, आयनिक होता है कि नहीं? इसे होता है लाइट डिजॉल्व लाइट। आयनिक वाला, आयनिक वाला क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है किससे? पानी में। तो ये पानी कैसा है? एक पोलर सॉल्वेंट है। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर कहीं पर पढ़ा होगा आपने, फिजिकल में पढ़ा होगा आपने कहीं पर, है कि नहीं? इट्स अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक, पोलर सॉल्वेंट में पोलर चीज, तो आयनिक कंपाउंड पानी में आराम से घुलता होता है। मतलब जिसके पास आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में इजिली सॉल्युबलाइज हो जाएगा। अब आप बताएं कि इन जनरल सिस और ट्रांस में किसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है? आयनिक करेक्टर ज्यादा किसका होता है? बताएं मुझे। सिस और ट्रांस में से आयनिक करेक्टर ज्यादा किसका होता है इन जनरली? जनरली सिस या ट्रांस? ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड राकेश, शानदार, एकदम सही जवाब है। बाकी भी बोले, बाकी भी बोले, ज्यादा किसका होगा? सिस का ज्यादा होगा। सही बात है, एकदम सही बात है। क्यों ऐसा भाई? अभी अपन ने बात की थी, देखो ना, अभी अपन ने बात की थी कि जनरली डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज मोर देन ट्रांस। और डाइपोल मोमेंट ही क्या है? डाइपोल मोमेंट ही क्या है? क्या है? आयनिक कैरेक्टर का डिटरमिनेशन। मामला रहा क्या? डाइपोल मोमेंट का यूज हम करते हैं किसके लिए? आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए। इसका मतलब कि डाइपोल मोमेंट जिसका जितना ज्यादा होगा उसमें आयनिक का कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, और जिसका आयनिक का कैरेक्टर ज्यादा होगा वो पानी में उतना ही ज्यादा सॉल्युबलाइज भी होगा, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। आ रहा मामला ऐसा। हमने लिख रखा है यहाँ पर कि इन जनरल जनरली डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है? सिस का। अगर जनरली सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, जनरली सिस का आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, जनरली सिस की सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी इन वाटर। बात आ रही है क्या? बात आ रही है क्या? बताएं, बात आ रही है क्या? पूरा मामला आपस में कर दिया कनेक्ट, इसीलिए अपन डाइपोल मोमेंट नाम लगाए थे। दैट इज द रीजन कि अपन डाइपोल मोमेंट टाइम लगा रहे थे। बात आ रही है क्या? ऐसा सब, बस चले आगे देखें। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर इस चीज को। तो ये तो सॉलिड क्या होगी? इन जनरल, जनरली क्या होगी? जनरली बताएं, जनरली किसकी ज्यादा होगी? सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर? ठीक है, बताओ कहाँ बनाऊं एरो? कहाँ बनाऊं एरो? एरो कैसे बनाऊं? बड़ा या छोटा? बड़ा या छोटा? स्मॉलर या ग्रेटर? स्मॉलर या ग्रेटर? ओके, सिस आइसोमर इज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। आ रहा मामला ऐसा इस तरीके से, बिकॉज सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, सॉलिडिटी भी ज्यादा होने वाली है। ठीक है भैया, ऐसा। पर इन जनरल है, हमेशा नहीं है। अदरवाइज सच्चाई क्या है कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसकी सॉलिडिटी ज्यादा, सीधा सा खेल है कि नहीं? जब जैसे यहाँ पर इस केस में, सेकंड वाले केस में, इस केस में डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा हो गया तो इस केस में इसकी सॉलिडिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बात कैसी है? जनरली, है कि जनरली? कोई भी चीज सर्टन नहीं है यहाँ पर, जनरल है, जनरली ऐसा होता है, पर ऐसा भी हो सकता है। आ रहा है मामला ऐसा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी। समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या? बॉइलिंग पॉइंट जब आप किसी चीज को उबालें, मतलब आपने माहौल गर्म करना स्टार्ट किया, माहौल इतना गर्म हो गया कि वो चीज अब उस बर्तन को छोड़ के उड़ने को तैयार हो गई, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देसी भाषा में क्या होगा कि आपने किसी चीज में इतना माहौल गर्म कर दिया कि अब वो चीज बर्तन छोड़कर उड़ने को तैयार है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये तो है ना देसी भाषा में। आप जब पानी रख देते हो ऊपर, उबलता है और खट से निकल जाता है, बात उड़ गई, है कि नहीं? ऐसा। ठीक है भैया, ऐसा तो बॉइलिंग पॉइंट उबलने लग जाए, है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझते हैं। देखिए भाई, अच्छा बताओ, आप घर में जब पतीले में पानी डाल के चढ़ाते हो गैस में तो पानी उबलता है क्या? पानी उबलता है क्या? बताएं मुझे। बिल्कुल, पानी उबलता है क्या? यस, सबका पानी उबल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबका पानी अच्छा है। ठीक है भैया। सेकंड चीज पूछता हूँ, उसी पतीले में कभी एक पैकेट नमक डालना और नमक को चढ़ाना,
नमक कभी उबलते देखा है आपने आज तक? आज तक आपने कभी नमक उबलते देखा है क्या? नमक उबलते देखा है क्या? आपने नमक उबलते नहीं देखा, है कि नहीं? वही अगर देखा जाए शुगर, शक्कर जब चढ़ाते हैं आप, शक्कर पिघलकर चाशनी बन जाती है। मामला आ रहा है क्या? शक्कर पिघलकर चाशनी बन जाती है। अरे हाँ की ना, चाशनी देखा होगा ना, अरे गुलाब जामुन खाया होगा लाला, है कि नहीं? जब बनता है दीपावली पर गुलाब जामुन तो चाशनी बनाते हैं, शक्कर को क्या कैसे करते हैं, पिघला देते हैं, डालते हैं उसमें गुलाब जामुन, है कि नहीं? और फिर उसमें आप खाते हो, आराम से मजे लेते हो, है कि नहीं? वाह मजा आ गया रे आज तो, है कि नहीं? सब बहुत अच्छी। ऐसा तो वही चीज है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? उबाल देना। कोई चीज कब उबलेगी, कब पिघलेगी? जब भैया कैसी हो, वो कोवेलेंट हो। कोवेलेंट वाटर कैसा है? कोवेलेंट है। नमक कैसा है? आयनिक है। नमक कैसा? आयनिक है। मतलब ज्यादा दिक्कत उबालने में किसको हो रही है, आयनिक को या कोवेलेंट को? आयनिक को या कोवेलेंट को? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए, आयनिक का या कोवेलेंट का? आयनिक का, ऑब्वियस सी बात है। बस आयनिक का मोल उबलता नहीं है, उसको उबालने के टेम्परेचर को ज्यादा 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 और ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तब जाकर हो पाए, कभी उबल जाए, शायद कभी कहीं किसी जगह पर उबल जाए, ऐसा है कि नहीं? इस तरीके से। ठीक है भाई, तो मतलब आयनिक कब ज्यादा होता है, तो बस खत्म, फिर अपना आंसर आ चुका है। फिर आयनिक का कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है, सिस में या ट्रांस में? आयनिक का कैरेक्टर ज्यादा किसमें होता है, सिस में या ट्रांस में? सिस में होता है कि नहीं? सिस में होता है। तो सिस का जब आयनिक का कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका उबलना आसान या मुश्किल? उसका उबलना आसान या मुश्किल? आसान या मुश्किल? ऑब्वियस बात है, मुश्किल हो जाएगा। और जिसका उबलना जितना मुश्किल, उसको उबालने में उतनी ज्यादा मेहनत, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। इसका मतलब जनरली 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 कह सकते हैं, जनरली बताएं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में आप मुझे बताएं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट आपको लगता है कि ज्यादा होना चाहिए? बताएं, सिस और ट्रांस में ज्यादा किसका होना चाहिए? सिस का ज्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज सिस का डाइपोल ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, मोर द आयनिक करेक्टर, तो उसका उबलना उतना मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से इन जनरल है, सारी बात है जनरली, बिकॉज इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। कभी कभी ट्रांस का भी डाइपोल ज्यादा हो सकता है, अपन ये बात देखिए। नेक्स्ट द लास्ट वन, नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इज मेल्टिंग पॉइंट, है कि नहीं? मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं। मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा होगा, मेल्टिंग पॉइंट का मामला करता मतलब पिघलने की बात हो रही है कि नहीं? दिखा था ना आजकल जाकिर खान का, बोलता है मैं बहुत सख्त हूँ पर यहाँ में पिघल गया। तो ये कि कब पिघल जाता है, वही देख रहे हैं कि कब कौन कहाँ पिघल जाता है, वही बात करने वाले हैं। मेल्टिंग पॉइंट कि कौन जल्दी पिघलता है और कौन देर से पिघलता है, मतलब कौन कितना सख्त है, ये नापते हैं किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में। आए नापे कौन कितना सख्त है कि नहीं? आए देखें, बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखिए समझते हैं खेल को, मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, देखते हैं ज्यादा कब होगा। मेल्टिंग पॉइंट जब आपको चेक करनी है, आपको चेक करनी चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कि जो जितना क्लोज पैकिंग होगी, एकदम चिपक के बैठे रहेंगे, उन पर पिघलना मुश्किल काम है। और जहां दूर दूर है लोग, वहां पिघलना आसान काम। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मोम, मोम आपने कहा मोम, मोम पिघलता नहीं पिघलता? मोम में आग लगाते हो, मोमबत्ती में मोम पिघलता नहीं पिघलता? मोम पिघलता है क्या? पिघलता है, ऑब्वियस पिघलता है। अब कभी मोम को ऐसे पकड़ के दबा देते हो तो मोम दब जाता है, दबता है ना मोम? मोम दबता है कि नहीं दबता? मोम सॉफ्ट होता है, दबता है कि नहीं दबता? दबता है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मोम पिघल जाता है। क्यों? उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, एयर स्पेस है, मतलब वहां पर क्या है, उनके बीच में दूरियां ज्यादा है, मतलब कंप्लीटली क्लोज पैकिंग नहीं है, तो इसलिए हार्ड नहीं है वो। वही कोई आयरन बोलना, आयरन पकड़ना, आयरन दबाना बोला, आयरन दबता है क्या? दबाना कोई है ऐसा सुना है सूरवीर जो आयरन से पकड़ के दबा के छोड़ देता है? ऐसा कोई है क्या अपने पूरे चैट बॉक्स में? कोई ऐसा सुना है सूरवीर है क्या जो आयरन पकड़ दबाए और दबा के छोड़ दे उसको, जैसे दबाते ही खट से आयरन पिघट जाए उसका? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। क्यों? आयरन हार्ड है, इसीलिए आयरन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, इसीलिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जब कहाँ मेल्ट करते हैं उसको? लैब कंडीशन में। कहाँ भैया? अपने किसी जो ना बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, नाम सुना होगा, है कि नहीं? ऐसा फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह में, इस तरीके से आपको वहां चाहिए हायर टेम्परेचर, मतलब पिघलना उसका मुश्किल काम है। मेल्टिंग पॉइंट क्या उसको ज्यादा है, इस वजह से। बता रही क्या आयरन का? तो यही खेल है भैया, ऐसा। तो सिंपल सा खेल है यार, कि जितना क्लोज पैकिंग होगी उतना हार्ड होगा मटेरियल, जितना हार्ड होगा पिघलाना होता मुश्किल। जितनी कम पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग नहीं होगी, उतना सॉफ्ट मटेरियल, उतना उसको पिघलाना आसान। सिंपल सा खेल है। इसका मतलब पैकिंग पर मामला आने वाला कि जितनी अच्छी पैकिंग उतना पिघलना मुश्किल, जितनी खराब पैकिंग उतना पिघलना आसान। मतलब मैं कह सकता हूँ, देखते हैं कि बात करते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट को एमपीटी बोलते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी।
जो पैकिंग एफिशिएंसी है उस पर डिपेंड करने वाला पूरा मामला, कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उस पर डिपेंड करने वाला है। समझते देखते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। जो सिस आइसोमर है, सिस कैसा होता है, ऐसा होता है सिस, ऐसा। सिस ऐसा होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। सिस ऐसा होता है क्या, बताएं मुझे। सिस ऐसा होता है क्या, सिस ऐसा होता है क्या। सिस में सेम ग्रुप सेम साइड देखने को मिलता है, अरे बोलो ना यारो, मिलता है क्या, इस तरीके से। अब ये दो सिस के मॉलिक्यूल है, इनको आपस में पैक कर रहा हूं। जब पैक करने जाऊंगा तो पहला वाला ऊपर ऐसा बना दिया मैंने, नीचे नीचे ऐसे चिपकाया मैंने, फिर ऐसा बन रहा है ये, ऐसा, और फिर ये ऐसा, ऐसा और ऐसा। अरे यहाँ तो कुछ हो गया, दोनों चिपक तो गए मगर बीच में खाली जगह रह गई, एयर स्पेस रह गया। अरे मामला बीच में एयर स्पेस आ गया, ठीक है, मतलब परफेक्टली पैकिंग नहीं हो पा रही। देखते हैं ट्रांस में क्या खेल होता है, ट्रांस में क्या खेल होता है। ओहो, ट्रांस में क्या खेल होता है, देखते हैं ट्रांस में। अगर ट्रांस की बात की जाए तो ऐसा, ट्रांस कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या ट्रांस, अपोजिट साइड में, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो दो ले लेते हैं ऐसा, इस तरीके से। ये उनका ट्रांसफॉर्म है कि नहीं। इन दोनों ट्रांस मॉलिक्यूल को अगर आपस में जोड़ने जाऊंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। जो दूसरा वाला इससे आके जुड़ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। बताएं इस केस में बेहतर पैकिंग है, यस और नो। इस केस में बेटर पैकिंग है, कोई एयर स्पेस है क्या, कोई एयर स्पेस नहीं। मतलब सिस और ट्रांस में बेटर पैकिंग आपको कहाँ दिखने को मिल रही है, सिस फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में, कहाँ दिख रही है, सिस फॉर्म में या ट्रांस फॉर्म में। ट्रांस फॉर्म में। आप जानते हैं कि जिसकी पैकिंग जितनी बढ़िया होती है, जिसकी पैकिंग जितनी बढ़िया होती है उसका पिघलना, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं। मतलब इस केस में कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा किसका होगा, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस आइसोमर, बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। आया मामला, बोलो यारो, आया मामला, आया मामला, ठीक है भाई, ऐसा। ये ना भैया देखो, सेम ग्रुप ऐसा होता है, बल्कि ग्रुप ऐसा होता है, ऐसे होता है सिस और ट्रांस में, कि बल्कि ग्रुप दोनों साइड सेम, सी एस थ्री एक की तरफ, सेम ग्रुप सी की तरफ, है कि नहीं, इस तरीके से। और यहाँ देखा जाए ये अपोजिट अपोजिट, है कि नहीं, ऐसी बनता है चेयर फॉर्म किसी तरह, है कि नहीं, इस तरीके से। अरे मामला ऐसा, तो आप बन जाएंगे सिस और ट्रांस में ट्रांस का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भैया, जनरली जनरली ऑब्वियस बात है, जनरली ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है, हर जगह जनरल लगा हुआ है, ठीक है भैया, ऐसा इस तरीके से। तो ये था हमारे का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप आपको थोड़ा मजा आया होगा इसमें, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज में इनहेंस हुआ होगा इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ ना यहाँ पर दो पेज छोड़ देना, ठीक है ना, दो पेज कॉपी में जब बनाया आप नोट्स तो दो पेज छोड़ देंगे, दो पेज छोड़ देना। मान लो कोई क्वेश्चन भविष्य में करना रहा मेरे को, यहाँ पर जीआई कुछ अच्छे क्वेश्चन देने हैं आपको, तो मैं यहीं पर कराऊंगा, तो दो पेज जरूर छोड़ें, और दो पेज छोड़ने के बाद डालें अगली हेडिंग, जिसका नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेगा अपन, कन्फॉर्मर पहले पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेगा पहले, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझते हैं कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अगला आएगा कन्फॉर्मर पर, दो पेज अवश्य छोड़े वहां पर, ठीक है ना, दो पेज मतलब एक लिस्ट छोड़ दे कम से कम, ठीक है, तो आप क्वेश्चन करेंगे बाद में अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझते हैं कि क्या होने वाला है, देखें। ठीक है भाई, अपन जानते हैं एक बार पूरा से पूरा मामला समाप्त करते हैं, मैं दिखाता हूँ, एक लेते हैं क्विक रिव्यू। चलें, अपन बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की, आगे ना आइसोमेरिज्म, अपन ने आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में किया था डिवाइड, याद है क्या, पूरा मामला एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं अपन, है कि नहीं। तो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में किया था डिवाइड, एक था आपका क्या, स्ट्रक्चरल, क्या था भैया, स्ट्रक्चरल, और एक आपका क्या था, स्टीरियो। ठीक है, बताएं मुझे, दो लोग का बनना आपस में आइसोमर क्या होना चाहिए, दो लोग का बनना आइसोमर आपस में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, है कि नहीं, होना होना चाहिए। ठीक है भैया, अगला नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं स्ट्रक्चरल की। बताएं, फॉर्मूला सेम रहते हुए इसमें क्या होना चाहिए, सेम रहते हुए क्या होना चाहिए इसमें, क्या होना चाहिए बताएं, फॉर्मूला सेम रहते हुए क्या होना चाहिए इसमें, स्ट्रक्चरल में क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम, कनेक्टिविटी ऑफ एटम में क्या होना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, तब होता हमारा क्या, स्ट्रक्चरल। बात करें स्टीरियो, यहाँ पर कहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ कहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ कहाँ फर्क पड़ता है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट, 3D स्पेस में अरेंजमेंट फर्क पड़ता होता है। इसे मैंने फर्दर दो पार्ट्स में किया था डिवाइड, एक था कॉन्फ़िगरेशनल और एक था कन्फॉर्मेशनल। एक था हमारा कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल में अपन दो पार्ट देखे थे, एक था जीआई, एक था ओवाई। मतलब अपने को जीआई पढ़ना है, ओवाई पढ़ना है और पढ़ना कन्फॉर्मर, ये तीन पढ़ने हैं। जीआई हमने देख लिया है, आप जानते हैं कि इसमें क्या सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये रहते हुए 3D स्पेस में बदलता है अरेंजमेंट। मगर कब बदलता है, कब बदलता है जीआई में, जब क्या हो यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो, फ्री रोटेशन या फिर रेस्ट्रिक्टेड, कैसा होना चाहिए जीआई के लिए, क्या चाहिए आपको, फ्री या रेस्ट्रिक्टेड, बताएंगे क्या, रोटेशन कैसा चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। इसका मतलब जीआई में क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड। वहीं पर देखा जाए कन्फॉर्मर में, तो कन्फॉर्मर में क्या होता है, फ्री रोटेशन, क्या होता है, फ्री रोटेशन। ठीक है भैया, फ्री रोटेशन। यहाँ क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आर आर। तो बस यही फर्क है, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। क्या फर्क है भैया, अगर देखा जाए तो मतलब क्या है कि ये ऐसे आइसोमर्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है। पर कैसे फर्क पड़ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण तब बन जाएगा जीआई, मगर फ्री रोटेशन के कारण दो फॉर्म बन जाए तो क्या बन जाएगा हमारा, कन्फॉर्मर। आराम मामला कन्फॉर्मर ऐसा। मतलब जो कन्फॉर्मर्स हैं, कन्फॉर्मर्स के केस में क्या होने वाला है, फ्री रोटेशन या फिर रेस्ट्रिक्टेड, बताएंगे क्या, फ्री या रेस्ट्रिक्टेड, बता पाएंगे क्या, कैसा, फ्री या रेस्ट्रिक्टेड, बताओ यारों, फ्री रोटेशन है कि नहीं, फ्री रोटेशन। ऑब्वियस बात है, ये पूरा मैं गायब करता हूं मैं। चलिए, तो हम कह सकते हैं इस केस में, समझते हैं खेल को कि होने क्या वाला है, फ्री रोटेशन। लिखते हैं इस बात को, देखें, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है नहीं, देखिए, कंपाउंड्स, किसे कंपाउंड्स दिया जिनका क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो नीड है, बेसिक नीड है, किसके लिए, किसी के लिए, आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को यहाँ पर, सेम
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कनेक्टिविटी से होनी चाहिए। अगर बदल गई कनेक्टिविटी सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, स्ट्रक्चरल पे। मतलब ये दो बात सेम होनी जरूरी है अब, तब बन पाएगा स्टीरियो। और स्टीरियो में भी कौन सा, दो के बन सकते हैं, एक होता है हमारा क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक होता है फ्री रोटेशन। और ये किससे बनेगा, फ्री रोटेशन से। किससे बनेगा, फ्री रोटेशन से बनने वाला है। डिफरेंट 3D अरेंजमेंट तो आएगा, पर क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। तब हम क्या बोलेंगे इसको, कन्फॉर्मर। क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मर। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अरे मामला ऐसा, ये खेल बनता होता है किसमें, कन्फॉर्मर से। समझते हैं, लेते हैं एक एग्जांपल, और एग्जांपल से ट्राई करते हैं कि क्या खेल बनने वाला है। एग्जांपल देखते हैं, तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से इथेन। समझते हैं इस खेल को। तो इसकी बात करी जाए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, तो CH3 में कैसे बनता है, आए देखें ध्यान से, देखिए आप ध्यान से एक बार फिर। ये हमारा मॉलिक्यूल, ये हमारा मॉलिक्यूल है, देखते हैं ध्यान से, आप पास आता हूं मैं, बात की जाए। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है भैया, ऐसा देखिए ध्यान से। ये हमारा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नाम बता पाएंगे क्या, बताएं, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन दिख रहे हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, बोलो यारो, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन है कि नहीं। नाम बता दो सीधे ही, सीधे नाम बता दो, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, नाम बता दे मुझे। इथेन, वेरी गुड आयुषी, शाबाश, है कि नहीं, क्या माने, इथेन। आप देख सकते हैं इस केस में कि यहाँ पर कार्बन है, और इस कार्बन पर 1 2 3 हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन पर, जो सामने कार्बन है फ्रंट पर, इसमें 1 2 3 H लगे हुए हैं, 1 2 और 3 H लगे हुए हैं। मतलब क्या है हमारा ये, कार्बन 3 H CH3, यहाँ पीछे भी क्या है, कार्बन और 3 H CH3, मतलब CH3 और बात करें CH3 तो क्या होता है हमारा ये इथेन मॉलिक्यूल। अब इस इथेन मॉलिक्यूल यहाँ देखा जाए, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, बताओ यार, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन क्या होता है, फ्री या रेस्ट्रिक्टेड, याद है क्या, फ्री या रेस्ट्रिक्टेड। सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन कैसा होता है, फ्री होता है। आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, जब कर रहे हैं रोटेट तो बिंदास अपने आप घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भैया। इसे बोलते हैं फ्री रोटेशन, इसे बोलते हैं फ्री रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग यहाँ पर फ्री रोटेशन है, जबकि डबल बॉन्ड के अलॉन्ग क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। जो अपने कहा देखा था, जीआई में देखा था, कहाँ देखा था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा था। बता रही, चले आए देखें, समझते इस खेल को, देखा जाए। चलिए इसे देखते हैं अब सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन से अगर दो अलग अलग फॉर्म देखने को मिलेंगे, दो नए फॉर्म देखने को मिलेंगे, तो दोनों फॉर्म को आपस में क्या बोलूंगा, कन्फॉर्मर। क्या बोलूंगा, कन्फॉर्मर। समझते हैं, देखिए फिलहाल इस केस में देखा जाए तो आपको एकदम बॉन्ड के पीछे बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है क्या, एकदम बॉन्ड के पीछे बॉन्ड दिख रहा है भैया। ये बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, कार्बन ने कार्बन को ढक लिया, बॉन्ड ने बॉन्ड को ढक लिया, बॉन्ड ने बॉन्ड को ढक लिया, ऐसा मामला आ रहा है, हाँ कि ना, ऐसा इस तरीके से, ठीक है भैया, ऐसा। तो ये एक फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर जानते हैं आप सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग कैसा है, फ्री रोटेशन है, आओ करते हैं रोटेट। यहाँ पर देखा जाए आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। मतलब पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, कितना होता है पूरे सर्कल का एंगल, 360 का होता है। यहाँ पर उस पर 3 एंगल दिख रहे सर्कल में, अगर 3 एंगल दिख रहा है तो 3 एंगल में मतलब कितना होगा, पर एंगल कितने का होगा, 120 का एंगल होगा। तो मैं 60 से घुमा रहा हूँ, मतलब ये 120 है ना, इसका भी आधा करता हूँ रोटेट 60 के एंगल से, देखना नया फॉर्म बनेगा। ये घूम रहा है, 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 अरे घूम गया, मामला आ रहा क्या, मामला आ रहा क्या, बताओ ये नया फॉर्म है कि नहीं है, ये कोई नया फॉर्म है या नहीं है, बिल्कुल है। कि पहले क्या था, पहले आपको बॉन्ड के पीछे बॉन्ड देखने को मिल रहा था, खाली 3 वैलेंसी ऑरिजिनल, पर इस केस में आपको ऑल 6 वैलेंसीज क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। बता रही क्या, ऐसा। और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंगल बॉन्ड का अपने आप ही क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो नया फॉर्म बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है भैया। ऐसा पता है सिंगल बॉन्ड का फ्री होता है रोटेशन, सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन फ्री क्यों होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर होती है अवेलेबल, हर मामला इजिली मिलती है। इसी कारण इजिली आराम से ये करता है रोटेट, और नए नए फॉर्म में होता है कन्वर्ट। ऐसा तो 2 फॉर्म बन जाएंगे। इन्हीं दोनों फॉर्म को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना, इन दोनों फॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। पहले ये फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, इस फॉर्म को दिखा ऐसे रहा हूँ, ऐसे ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसा इस तरीके से, अरे मामला ऐसा, ऐसा देखेंगे आप, ऐसा साइड से, तो आपको यहाँ पर सारे बॉन्ड दिखाई देने वाले हैं। देखो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। CH3 को, ये ऊपर वाला कार्बन और एक नीचे वाला कार्बन, ठीक है भैया, ऐसा। इसके भी कितने बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, और यहाँ से भी 1 2 3 बॉन्ड, ऐसा। यही मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया आपको मैंने, ऐसे देख रहे हैं आप।
आपको सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सारे बॉन्ड, ऐसा ऐसा बना दिया है, ठीक है भैया, ऐसा इस तरीके से। तो H, यहाँ पर भी H, ये H और ये H, ये H और ये H, इस तरीके से। जब इस पे मैंने इसे सिंगल बॉन्ड कराऊं, ये सिंगल बॉन्ड ना, सीसी सिंगल बॉन्ड, इस सीसी सिंगल बॉन्ड को किया है रोटेट, कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से। तो एक नया फॉर्म देखने को मिल रहा है, एक नया फॉर्म देखने को मिल रहा है, वो फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना अभी क्या थे, दोनों आमने सामने थे ना, ये वाला फॉर्म, तो इस केस में ऐसा दिखाई दे रहा था ये। अब इसे करता हूँ रोटेट, करता हूँ रोटेट, तो कैसा दिखेगा ये, ऐसा। तो इस केस में ऐसा दिखने वाला है, मतलब एक सीधा वाई और एक उल्टा वाई, ठीक है नहीं, शायद आपको दिखाई दे रहा हो मे बी इस तरीके से, ऐसा। एक दिखाई देगा सीधा वाई, एक दिखेगा उल्टा वाई। और देखें कैसे, देखें ऐसा कि इस केस में ये बन जाएगा यहाँ, एक तो अपन ने पीछे का सेम रख लिया, इसको अपन ने उल्टा कर दिया, घुमा दिया 60 के एंगल से, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इस तरीके से ऐसा बन जाएगा। ये बताओ दोनों अलग अलग फॉर्म है कि नहीं, क्या ये दो फॉर्म अलग अलग हैं, है कि नहीं है। देखिए पहले केस में क्या है, दोनों अपोजिट वाई है, उल्टा वाई। नेक्स्ट में क्या है, एक सीधा और एक उल्टा, आ रहा मामला। तो दो अलग अलग फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। ये दोनों फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों फॉर्म आपस में क्या कहलाएंगे, कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स क्या कहलाएंगे आपस में, कन्फॉर्मर्स, क्या कहलाएंगे, कन्फॉर्मर्स। हाँ बताइए, एक मिनट आए थे ना, आप देखो तो रिवाइज करें। हाँ कौन सी वाली, तो सुबह सुबह है ना, पहली क्लास है। हाँ तो अर्ली मॉर्निंग कैसे आएंगे, मतलब 3-4 से, तो सुबह सुबह हाँ मैंने नहीं किया। अगर वही कर, कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है भैया, चले देखें समझते हैं खेल को इस केस में। ऐसा तो कन्फॉर्मर्स ये बन जाएंगे, है ना, दो अलग अलग कन्फॉर्मर्स देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। चले बढ़ाते हैं खेल को ऐसा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आपस में बन जाएंगे कन्फॉर्मेशन आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत है, कुछ रिपीट करना है यहाँ तक, पक्की बात है क्या, ऐसा। ठीक है भाई, इस तरीके से बनता है ये खेल। ठीक है भैया, ऐसा चलिए आगे बढ़ाते हैं इस खेल को, समझते हैं। देखिए भैया पर क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आखिर कन्वर्जन क्यों हो रहा है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें, इसके अपन लिखते हैं कुछ लैंग्वेज कि आखिर कन्वर्जन होता क्यों है। तो अपन कह सकते हैं कि फॉर द एबो कन्वर्जन, for the above conversion, for the above conversion required energy is available at room temperature। सिंपल सा मामला है भाई कि इस कन्वर्जन के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतना रूम टेम्परेचर पर मिलता है। फिर मिल जाएगा तो रूम टेम्परेचर आराम से आपस में करेगा रोटेट, कोई दिक्कत नहीं, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी दे दो, घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा खेल है कि नहीं, ऐसा। तो रूम टेम्परेचर पर मिलता होता है, एट रूम टेम्परेचर, सो दे, ठीक है भैया, आराम से कर जाएगा रोटेट। अच्छा बताओ, एक चीज बताओ कि अगर ये आपस में से घूम रहा, मान लो रूम टेम्परेचर पर, आपने मान लो इस फॉर्म में रख के आए हैं, आप इस फॉर्म में आप रख कर आए हैं, कुछ देर बाद देखेंगे तो कोई जरूरी है क्या कि इसी फॉर्म में दिखाई देगा, कोई जरूरी है इस फॉर्म में दिखाई देगा, नहीं। रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है, आराम से घूम के इस फॉर्म में चला जाएगा। मान लो आप इस फॉर्म में रख के आए हो, तो कुछ देर बाद जाओगे तो इस फॉर्म में दिख जाएगा, कोई जरूरी किसी फॉर्म में मिले, मामला आ रहा है क्या, ऐसा। मतलब क्या इन्हें रूम टेम्परेचर पर दो अलग अलग फॉर्म में रख पाना, संभाल पाना पॉसिबल है क्या, दो अलग अलग फॉर्म में संभाल पाना पॉसिबल है क्या? मतलब इन्हें दो अलग अलग फॉर्म में सेपरेट कर पाना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जिन दो लोगों को आपस में सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो दो अलग अलग फॉर्म दिखाई देने वाले ही नहीं है कि नहीं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एट रूम टेम्परेचर क्या है, हो रहा है कन्वर्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट, इन्हें सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है, इन्हें अलग अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, सो दे आर
called as pseudo isomers because isomers क्या होते थे, compound having the same molecular formula but do different type of representation. या तो 3D स्पेस में बदलाव आ जाए या बदलाव कहाँ आ जाए, कनेक्टिविटी ऑफ एटम में। पर यहाँ पर अब जब दोनों फॉर्म को आप सेपरेट कर नहीं पाएंगे, दो अलग फॉर्म देख ही नहीं पाएंगे कि ये मेरा ये फॉर्म है, ये मेरा ये फॉर्म है, नहीं। जैसे आप ये फॉर्म लेंगे वो यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब आपस में बदलाव हो रहे हैं, दोनों फॉर्म को अलग करवाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे, स्यूडो आइसोमर, इन दो फॉर्म को अलग देख पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से तो बोलेंगे स्यूडो आइसोमर्स। ठीक है भैया, ऐसा चले। और ये आपस में कैसे बन रहे हैं, रोटेट हो गए, कैसे बन रहे हैं, रोटेशन से बन रहे हैं। तो आपस में और क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज रोटामर्स, दे आर आल्सो known as they are also known as रोटामर्स। ठीक है भैया, बिकॉज क्यों बन रही है, आपस में रोटेट हो गए बन रहे हैं, तो कहलाएंगे रोटामर्स। आ रहा वाला, तो जब आपस में हो रहा है रोटेट तो क्या कहलाएंगे, ये रोटामर्स। क्या कहलाएंगे भैया, ये रोटामर्स। सिंपल सा खेल है, इस तरीके से। चले तो आगे बढ़ाते हैं खेल को, ऐसा ये बन जाएंगे आपस में रोटामर्स। ठीक है भाई, ऐसा। चले अब देखते हैं हमारा क्या बात आती है, फिर क्या होता है हमने जान लिया। अब देखते हैं कि कैसे होता है खेल, मतलब हम देखना पड़ेगा कंडीशन कि कौन सी वो कंडीशन है जब हमें क्या देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, ये चीज देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, तो देखते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो जब भी कन्फॉर्मर बनने हैं तो कम से कम आपको कहता चाहिए पता है, कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड से कंटिन्यूएशन। जैसे कि मान लो मैंने अगर ये ले लिया, ऐसा ले लिया, अब इसमें मैं क्या ही कर लूंगा, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, घुमा के क्या बना लूंगा, कुछ फॉर्म बन सकता है क्या, कि 2 फॉर्म अलग अलग बनने वाले हैं क्या, कुछ नहीं, ये तो सब एक ही जैसे ही है, सेम चीज घूम रहा, तो है कि नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें, तो यहाँ कुछ है ही नहीं जिसे आप देख पाए, चेक कर पाए। पता कब हो पाएगा, कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए। जैसे कि मान लो बाकी बॉन्ड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, बाकी बॉन्ड्स मैं यहाँ से निकाल भी देता हूँ, तब भी अपने को फॉर्म देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, जब अगर यहाँ पर कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड है। जैसे देखें यहाँ पर, अभी देखें यहाँ कितने बच गए, मात्र 1 2 और 3, कितने भैया, 3। कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं, कंटिन्यूअस, 1 2 3, लगातार है, ये लगातार 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो ये एक फॉर्म है, जब पीछे वाले को आगे वाला ढक रहा है, हर मामला घुमाते हैं, ये घूम रहा है, घूम रहा है। बताओ घड़ी में कुछ बज रहा है भैया, समय जैसा आपको दिख रहा है, हाँ कि ना, ऐसा कुछ नया बन गया, कुछ नया बन गया, कुछ नया बन गया, टाइम बदल रहा है, कुछ नया बन गया, इस तरीके से नया बन रहा है, नया बन रहा है। मतलब कम से कम कितना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तब भी काम चल जाए। 3 सिग्मा बॉन्ड अगर कंटिन्यू देखने को मिल जाए तब भी हमें नए नए फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो कंडीशन फॉर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होने वाली है, कि बी एटलीस्ट नीड 3 सिग्मा बॉन्ड इन ए कंटिन्यूएशन। आरा मामला, तो जो कंडीशन है वो क्या बनेगा, क्या बोलेगा कंडीशन, कि एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। आरा मामला ऐसा, तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट 3 sigma bonds three sigma bonds must be present in continuous position। ठीक है भैया, कंटिन्यूस पोजीशन में कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड देखने चाहिए। चलिए अब इस पर बेस एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलिए तो लिखते हैं क्वेश्चन, WOF आप बताइएगा, WOF विल शो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन है वो जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला आपको देता हूं मैं, आपको पता है क्या देखना, आपको कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूएशन। ठीक है भाई,
चलिए ट्राई कीजिए 1 बाय 1, जिसमें होगा वहां टिक कर दीजिएगा। 1 2 ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, आपको टिक करने हैं। नंबर 3 H2O2, नंबर 4 H2O, नंबर 5 मिथाइल अल्कोहल में देखें, और नंबर 6 एक और देख लेते हैं, क्या बना दूं कुछ बड़ा सा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे H H H, कार्बन पर 3, यहाँ पर तो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे यहाँ तो। चलिए ट्राई करें, बताएं इनमें से कौन है वो जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ट्राई करें, एक से अधिक ऑप्शन हो सकते भी है ना, कि कौन कौन शो करेगा आपको बताना है। तीन सिग्मा बॉन्ड लगातार चाहिए तो हो जाएगा। चले डन है भाई, कंचन नेगी वेरी गुड, 3 वेरी गुड, शाबाश। चले करें फिर, तुमने ट्राई कर लिया तो मैं भी कर दूं। ओके ग्रेट, चले देखें फिर, हमें चाहिए कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूअस फॉर्म में। आए देखें, चले बताएं, पहला यस और नो, पहला यस और नो, यस और नो, पहला यस और नो, शाबाश सबका आंसर सही है, पहला नो। बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड तो 3 है, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, पर कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कितने मिल रहे हैं, मात्र 2, जिसकी मान लो इसको काउंट कर दो, ये 1 और ये 2, या तो ये 1 और ये 2, ये 1 या ये 2, लगातार 3 बॉन्ड नहीं मिल पा रहे हैं, मैं तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। नंबर 2 में देखते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअसली 3 बॉन्ड मिल रहे हैं क्या, यस मिल रहे हैं, 1 2 3, किसी को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, कंटिन्यूअस 3 बॉन्ड मिलने चाहिए, मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, तो यस 2 तो करेगा। बताए 3 दिया है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ये यस और नो, 3 यस और नो, थर्ड में यस और नो, वाई और एन यस और नो, सबस 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 वेरी गुड, ग्रेट, सबस बिल्कुल यस, है कि नहीं। H2O2 का आपने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर, कहाँ पढ़ रखा है भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है ये, पेरोक्साइड है, पेरोक्सी लिंकेज, ये O और ये O और ये H और ये H, कुछ इस तरीके से। अब बताएं, क्या यहाँ पर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूएशन में देखने को मिल रहे हैं क्या, क्या यहाँ पर कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली, वेरी गुड दिख रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल होगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। बताएं नंबर 4 में पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल, नंबर 4 यस और नो, नहीं 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 नहीं, सबने बोल दिया नहीं, ठीक है भैया, जाहिर सी बात है कि वाटर मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ही 2 हैं यार, वाटर मॉलिक्यूल में 2 ही सिग्मा बॉन्ड, अब एलपी मत काउंट कर देना, ठीक है नहीं, यहाँ पर एलपी आते हैं पर एलपी से कोई मतलब नहीं, सिग्मा बॉन्ड से कम से कम 3, है कि नहीं, यार कितने हैं, एक 2 ही बॉन्ड ही 2 हैं, संभव ही नहीं है।
नेक्स्ट नंबर 5, यस और नो। नंबर 5, यस और नो। नंबर 5 बोले यस और नो, वेरी गुड, सबस, गोल्डन आयशी, ग्रेट। निकी जी बोल रहे नहीं, आगे बोल रहे यस। इसका आंसर है, चेक करते हैं पहले, बताते हैं, देखते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को ओपन करते हैं। ये लिया कार्बन, कार्बन पर 3 H लगा देते हैं, ठीक है नहीं, ये H, ये H और ये H। ये बन गया हमारा CH3, और क्या आएगा O पर क्या है H। बताएं, अब बताएं यस और नो, अब बताएं यस और नो, अब बताएं यस और नो। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, 3 से अधिक, 3 सिग्मा बॉन्ड आगे नहीं, आगे बिल्कुल आगे 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये 1, ये 2 और ये 3, 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर यस होगा, देखो मिल जाएगा। नंबर 6, नंबर 6 में तो आंख बंद करके आप आंसर दिखा सकते हैं। नंबर 6 में तो आप आंख बंद करके आंसर दिखा सकते हैं, दूर से दिख रहा है। हमें चाहिए थे मिनिमम 3, अगर होता है 3 चाहिए होता, नहीं 3 से ज्यादा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, पर 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना नहीं चाहिए, 3 से ज्यादा में कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पर 1, 2, 3 बहुत सारे हैं कि नहीं, 4 का 11 मामला, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, तो डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला है। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या कंडीशन, कंडीशन होता है। नेक्स्ट मुलाकात में देखेंगे इसके रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स, न्यूमैन, ये मामले आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे देखते हैं सॉ हॉर्स, कैसे देखते हैं न्यूमैन। ठीक है भैया, आपने देखा होगा कि सॉ हॉर्स और न्यूमैन में क्या फर्क है, कहाँ से देखें तो क्या सॉ हॉर्स, कहाँ से न्यूमैन, ये सारे बड़े बड़े खुलासे अगली मुलाकात में होने वाले हैं। सॉ हॉर्स और न्यूमैन में एक शानदार संबंध दिखाऊंगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस नजरिए का फर्क है, इतना मामला आने वाला है। ये बड़े बड़े खुलासे अगली मुलाकात में होने वाले हैं, सॉ हॉर्स न्यूमैन प्रोजेक्शन की, आ रहा मामला। चलिए, तो मुलाकात होगी अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय द सेशन, है कि नहीं, आपको मजा आ रहा होगा। तो अगली मुलाकात में देखेंगे अपन रिप्रेजेंटेशन। सर जो 5th वाला है उसमें 3D स्पेस में कैसे डिफरेंट आइसोमर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ये मैंने ऐसा बनाया नहीं है। ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा बनेगा, देखो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक पेज लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल कैसा बनेगा, देखिए यहाँ लेंगे कार्बन तो यहाँ पर sp3 आएगा, ये ऐसा H H H CH3 O, मिथाइल अल्कोहल है कि नहीं, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये भी sp3 होगा। एक Lp इधर आएगा, एक Lp इधर आएगा, और एक H यहाँ आएगा। अब इस बॉन्ड के अलॉन्ग घुमा दो, कभी ये H और ये H सामने होंगे, कभी ऊपर घूम जाएगा, है कि नहीं, इस तरीके से आ रहा है मामला, ऐसा आया मामला। नहीं साहब आ गया क्या, ऐसा अपने ड्रॉ नहीं किया था, S3 के फॉर्म में, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात में देखेंगे कुछ बड़े बड़े क्लासे करेंगे, देखेंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगली मुलाकात में अपन खत्म करने का ट्राई करेंगे इसे, किससे, कन्फॉर्मेशनल को, और उसके बाद एंटर करेंगे ऑप्टिकल, द ग्रेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, चले तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय।